वेलकम गाइस एंड अभी जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आंसर ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स दैट इज 4 वेज टू ग्रो अ बिजनेस। अपन ने बीसीजी का मैट्रिक्स किया था जिसके अंदर अपन ने कैश काउज डॉग स्टार्स और क्वेश्चन मार्क्स के बारे में डिस्कशंस किए थे। वो प्रोडक्ट के टाइप्स थे, आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को रख सकते हो। यहाँ पर अपन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर कि किस टाइप की स्ट्रैटेजीज हो सकती है या कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आंसर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। 2 by 2 मतलब 2 into 2 दैट इज 4 स्ट्रैटेजीज विल इमर्ज आउट ऑफ दिस। सो वी हैव टू रीड अबाउट दिस कि कौन कौन सी जो 4 स्ट्रैटेजीज हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। सो ANSOF's growth matrix, 4 ways to grow a business. This matrix is also known as the ANSOF product market growth matrix. तो इसमें आपको ये नाम जो है पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ के बारे में क्यों कहा है, क्योंकि दो चीज़ों पे फोकस होगा, एक होगा प्रोडक्ट और एक होगा मार्केट ग्रोथ। और द 4 ways to grow a business model. What is ANSOF's growth matrix? It first appeared in the Harvard Business Review in 1957 and was created by strategist Igor Ansoff। तो इसका जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से ईयर में जो है इसको बिल्ड किया गया है। ठीक है, टू हेल्प मैनेजमेंट टीम्स टू फोकस ऑन द ऑप्शंस फॉर बिजनेस ग्रोथ, यानी कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, उसके क्या ऑप्शंस हैं, इस चीज़ पर फोकस करने के लिए ये जो मैट्रिक्स है उसको बनाया गया था। इन कॉमन विद अदर पॉपुलर स्ट्रैटेजी मॉडल्स इट इज़ बिल्ड अराउंड अ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया ही 2 by 2 मैट्रिक्स जो मेन चीज़ें हैं इसमें करंट मार्केट और न्यू मार्केट और फिर करंट प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। तो 4 स्ट्रैटेजीज इससे बन के आ सकती हैं। 2 by 2, 2 into 2, 4 स्ट्रैटेजीज। सो 4 growth options that we have in the answer of metrics are as follows। that is first है इसमें market penetration strategy, जो कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है market penetration, यानी market penetration का मतलब होता है मार्केट में और डीप अंदर जाना। तो ऐसे मार्केट्स में आप कहाँ कर सकते हो जिसमें आपका करंट प्रोडक्ट है और करंट मार्केट है दोनों ही पहले से एग्जिस्टेंस में है, तो आप और उसमें डीप जाना चाहते हो, मार्केट पेनिट्रेशन अचीव करना चाहते हो ताकि आप जो है मार्केट में टॉप वो प्रोडक्ट ऑफर करने वाला यानी टॉप सेलर बन सकें। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर नया प्रोडक्ट होगा एंड करंट मार्केट होगा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात करें हैं, दैट इज़ आवर प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली न्यू बट द मार्केट इज़ इन एग्जिस्टेंस। उसके बाद है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में होता है लेकिन आप मार्केट को डेवलप करना चाहते हो, दैट मीन्स द मार्केट इज़ न्यू, देयरफॉर वी हैव करंट प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट। एंड देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप नया प्रोडक्ट और नए मार्केट को इंक्लूड करते हो, दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट। सो बेसिकली जो 4 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आ गई, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये चारों की चारों स्ट्रैटेजीज जो हैं एडीएल मैट्रिक्स से, सॉरी ANSOF मैट्रिक्स से जो है डेवलप होके आती हैं। सो दीज आर द बेस्ट सीन इन द डायग्राम। तो अगर अपन इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो अपन को यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ANSOS मैट्रिक्स। सो 2 by 2 मैट्रिक्स है ये। 2 by 2 यानी यहाँ पे मार्केट्स भी आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग एंड न्यू मार्केट्स आते हैं, डिवीजन है उसमें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स का डिवीजन है। अगर हम ऐसे देखें तो एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट मीन्स मार्केट पेनिट्रेशन, then we have existing markets and new products that is product development, then we have new markets and existing products that is market development, then we have new markets and new products that is diversification। ओके, जब दोनों ही नए हैं तो आपको डाइवर्सिफाई करना है, सो दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। तो इस टाइप से जो है 4 स्ट्रैटेजीज आंसर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आती हैं। वेरी इजी टू रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि मैंने आपको नाम की मीनिंग बता दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों एग्जिस्टेंस में है तो आप मार्केट में और डीप जाएंगे, सो दैट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आपका प्रोडक्ट नया है और मार्केट एग्जिस्टेंस में है तो आप प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, सो दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है पर मार्केट नया है तो आप मार्केट पे ध्यान देंगे, तो दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट। और अगर दोनों ही नए हैं तो फिर आप पूरा का पूरा एक्सपैंड करना चाहेंगे, सो दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। अब अपन को एक एक करके इन ऑप्शंस को रीड आउट करना है, पढ़ना है कि इनमें क्या लिखा हुआ है और इनके मीनिंग को समझना है। सो सबसे पहला ऑप्शन है अपना मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी इज़ प्रेफर्ड route to growth for many businesses because it focuses on the selling मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा सेल आउट करने पे फोकस करता है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी बिजनेसेस द्वारा चूज़ करी जाती है। इनफैक्ट जो इस्टेब्लिश बिजनेस हैं और जिनके प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, यानी मार्केट भी एग्जिस्टेंस में है और आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्टेंस में है, तो वो ज़्यादातर यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, दैट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन। तो ये
फोकस करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कर सके किनको, करंट कस्टमर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, कस्टमर्स सिमिलर टू द करंट कस्टमर्स बेस बट हु आर बाइंग कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे कस्टमर्स पर भी फोकस करना पड़ेगा जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कस्टमर्स सिमिलर टू द करंट कस्टमर बेस हु हैव द नीड ऑफ द प्रोडक्ट बट आरंट बाइंग इट येट, मतलब ऐसे लोग जिनको नीड है लेकिन वो अभी भी खरीद नहीं रहे हैं, मे बी हो सकता है प्राइस का इशू हो या कोई और इशू हो जिसके कारण दे आर नॉट बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, दैट इज़ करंट कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं वो सिमिलर है करंट कस्टमर्स के बट वो लोग कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, फिर ऐसे कस्टमर्स जो कि सिमिलर है करंट कस्टमर्स के लेकिन वो ये प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे क्योंकि उनको जो है इस प्रोडक्ट की नीड है बट दे आर नॉट बाइंग इट, तो उसके वैलिड रीजंस हो सकते हैं कि किस लिए जो है ये चीज़ हो रही है। ठीक है, the emphasis is on escalating the market share by making some rigorous marketing promotions or by creating more customer value। ठीक है, तो emphasis यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर है, मार्केट शेयर को एस्केलेट करने में यानी मार्केट शेयर को बढ़ाने में। तो द एम्फोसिस इज ऑन एस्केलेटिंग द मार्केट शेयर बाय मेकिंग सम रिगरस मार्केटिंग प्रमोशंस। आप जो है रिगरस एडवर्टाइजिंग करो, अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करो, जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करो, या फिर दूसरा आपके पास है कि आप कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने पे बिलीव करो, यानी इतनी अच्छी क्वालिटी दो कि जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को छोड़कर और कहीं नहीं जाएं। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो आपके दो एम्फेसिस हैं वो मार्केट, एक तो मेन एम्फेसिस है आपका कि आपको मार्केट शेयर जो है उसको बढ़ाना है, लेकिन किस तरीके से बढ़ाना है, आप अग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजिंग करो, या फिर जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कस्टमर वैल्यू को बढ़ाने पे फोकस करो, यानी लोगों को जो है उस जो आपने प्रोडक्ट दिया है उसमें से बेस्ट क्वालिटी दो, एंड ताकि लोग उसमें से जितनी वैल्यू हो सके उतनी जनरेट कर पाएँ। ठीक है, the market penetration option with ANSOS growth metrics uses existing resources and capabilities and can be thought of as business as usual but on steroids। क्या बोला है, business as usual but on steroids। तो ये बिजनेस एज यूजुअल तो है ही बट हमने कुछ उसमें स्टेरॉइड्स लगाए हैं। स्टेरॉइड्स का मतलब क्या होता है, स्टेरॉइड्स बेसिकली अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मसल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, या किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, दे आर नोन एज स्टेरॉइड्स। सो बेसिकली यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि बिजनेस तो एज यूजुअल ही चलेगा बट स्टेरॉइड्स पर है, मतलब हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसमें लगा रहे हैं जिससे द बिजनेस इज़ बाउंड टू एक्सपैंड और इट विल हेल्प इन एक्सपैंडिंग आर बिजनेस। तो जो दो स्टेरॉइड्स हमने यहाँ देखे वो ये था कि आप अग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हो या फिर आप कस्टमर वैल्यू बढ़ाने पे बिलीव कर सकते हो, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर कर हमें ये अचीव करना है। द डाउन साइड्स ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी आर, अब इसके डाउन साइड्स क्या हो सकते हैं, इफ़ अ फर्म हैज़ ऑलरेडी हाई मार्केट शेयर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ में बी लिमिटेड, बट ऑब्वियसली अगर आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश मार्केट है और आपका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए लिमिटेड हो सकती हैं। सम मार्केट्स लॉजिकली लिमिट द शेयर ऑफ लीडिंग प्लेयर बिकॉज दे फीचर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मार्केट पावर। तो लीडिंग प्लेयर की जो मार्केट जो है मार्केट शेयर वो लिमिट हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन आपकी आ जाती है मार्केट के अंदर, सिंस यू आर हैविंग अ ह्यूज शेयर इन द मार्केट सो द मार्केट पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद यू ओनली। तो सिंस आपकी ही कॉन्सेंट्रेशन है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है काफ़ी लिमिटेड इस चीज़ में हो जाती है। अग्रेसिव मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज विल एड कॉम्पिटिटिव राइवलरीज इन द इंडस्ट्री एंड may provoke on price war which shrinks the industry profitability। ये भी हो सकता है कि अगर आपने एग्रेसिव मार्केट करनी चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, तो जो मार्केट में है कॉम्पिटिटिव राइवलरीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं अब वो भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाएँ, और फिर वो स्टार्ट करेंगे प्राइस वॉर बाय चार्जिंग लोअर प्राइसेस, और जिससे जो है प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। इवन दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट फॉर प्रेडेटरी प्राइसिंग, जो कि अपन ने कंपटीशन एक्ट में भी पढ़ा था कि वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ में अगर आप एग्रेसिव मार्केट करते हो तो कॉम्पिटिटिव राइवलरीज जो है वो आ सकती हैं, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रोडक्ट की प्राइसेस को काफ़ी लो कर सकते हैं, इवन जस्ट कीपिंग इट टू 1 और 2% अबव द कॉस्ट, तो उससे जो है प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी खतरे में पड़ जाती है। टू मेक सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन द मार्केट शेयर द बिजनेस मस्ट बी विलिंग टू थ्रो द कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। तो
सिग्निफिकेंट इंक्रीज अगर आपको करना है कंपटीशन में, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर निकालना है। Increasing the exposure to one product market segment can make the business more susceptible to future changes in competition by keeping all eggs in one basket. तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप एक्सपोजर जो है एक प्रोडक्ट मार्केट, ये एक वन प्रोडक्ट सेगमेंट मार्केट है, ठीक है, तो आप एक ही प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और उसी पर ही आप अपना एक्सपोजर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एक चीज़ में पढ़ सकते हो जिसे कहते हैं ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है एक ही बास्केट है, एक ही प्रोडक्ट है जिसमें आप सारा का सारा अपना रिसोर्सेज, सारा अपना कंसंट्रेशन जो है उसी बास्केट में डाल रहे हो, तो आगे एक्सपेंशन की और किसी प्रोडक्ट में कोई गुंजाइश नहीं बचती, बिकॉज आपने अपनी सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज जो है एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही प्रोडक्ट पर जा सकते हैं, आप और किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ डाउनसाइड्स थे, दैट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी के। अब अपन को जो नेक्स्ट करना है दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट नया होता है बट मार्केट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है। इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिजनेसेस कंटिन्यू टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस and also widen the customer market they represent, but they seek to understand their underlying needs so that they can see the opportunities for new products. So basically यहाँ पर क्या होता है, आप existing customer base पर ही focus करते हो, लेकिन आप उनमें जो है उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करते हो और नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हो, आप उनको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करने में बिलीव करते हो, जिसके बेसिस पर आप नए प्रोडक्ट्स लाने की तरफ फोकस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा जो है फोकस करते हो। टू रिप्लेस द प्रेजेंट प्रोडक्ट प्रोफाइल विद न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ जाओ। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स विद कॉम्प्लीमेंट विच कॉम्प्लीमेंट द मेन प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बिजनेस, या आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दो। टू प्रोवाइड one-stop shop by adding new products to the value chain to strengthen or leverage the relationship and to provide added convenience, आप additional products को launch कर दो ताकि जो लोगों की needs है that is one stop shop उनको मिल जाए, एक ही शॉप में सारी की सारी चीज़ें अगर उनको मिलने लगे तो that is more than better. So basically यहाँ पर जो तीन strategies या तीन steps इन्होंने बता दिए कि आप या तो present product profile को improve करने की कोशिश करो, या फिर आप complementary product, और इम्प्रूव कैसे करोगे, आप नया प्रोडक्ट ले आओ विच इज़ मोर बेटर एंड न्यू एंड इनोवेटिव, एंड बेसिकली या तो इसके बाद आप जो है आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर दो, या फिर आप वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए जहाँ पर आप एक ही शॉप के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। यू मे अट्रैक्ट न्यू कॉम्पिटिटर्स इनटू योर मार्केट एज अ रिस्पॉन्ड टू यू as a response to your होना चाहिए यहाँ पे to your offering the products they traditionally sell. Competition has shifted up a level from coexistence selling your specific product to active competition selling the same broader रेंज। तो सिंस आप नए प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इनफैक्ट अगर आप क्वालिटी अपग्रेडेशन भी करते हो तो भी आप कंपटीशन अट्रैक्ट करते हो, वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करते हो तो भी आप कंपटीशन अट्रैक्ट करते हो, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देते हो तो भी आप जो है उसमें आप कंपटीशन अट्रैक्ट करते हो। सो बेसिकली तीनों ही कैटेगरीज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आप कंपटीशन अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आएंगे ही आपके प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करके, सो दैट दे ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर कस्टमर बेस इन द मार्केट, और इनफैक्ट कस्टमर्स के लिए जो होगा वो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, तो अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा दे विल शिफ्ट टू अ मोर सिमिलर प्रोडक्ट, ओके। देन वी हैव ऑप्शन 3 जिसमें अपन मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर आपका मार्केट नया होता है बट द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। द थर्ड ऑप्शन सजेस्टेड बाय आंसॉफ इज टू टेक करंट प्रोडक्ट्स एंड फाइंड न्यू मार्केट्स फॉर देम। बेसिकली हम यहाँ पर नए मार्केट्स पे फोकस करते हैं। देर आर थ्री डिफरेंट वेज टू डू दिस: ओपनिंग अप प्रीवियसली एक्सक्लूडेड मार्केट सेगमेंट्स थ्रू pricing policies, for example discounts for students and old age pensioners at theaters. आप एक स्ट्रैटेजी ये कर सकते हो कि पहले जो आपके जो कस्टमर बेस था, जो टारगेट ग्रुप था, टारगेट ऑडियंस थे, टारगेट कस्टमर्स थे, उस बेस को आप बढ़ा दो। पहले आपका फोकस सिर्फ यूथ पर था, अब आप वो जो है फोकस निकाल कर यूथ में तो रखेंगे ही, उसके साथ साथ ओल्ड एज पीपल एंड यंगर ऑडियंस दैट इज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, आप उन पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। और किस तरीके से आप कर सकते हो, उनके लिए आप अलग स्कीम्स निकाल सकते हो, गिविंग देम पर्टिकुलर डिस्काउंट्स। तो इस तरीके से आप नए कस्टमर बेस को जो है
नए कस्टमर बेस को आप परस्यू कर सकते हो, या नए कस्टमर बेस को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किस तरीके से हम न्यू कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट में एंगेज कर सकते हैं। ठीक है। न्यू मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आप नए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अडॉप्ट कर लो। मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विद द नेसेसरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स दैट एनीवन looking can find it rather than rely on your marketing message to reach them by convention means. The supermarket sell financial services to people who wouldn't contact a broker or an agent. बेसिकली यहाँ पर आप नए मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें। पहले क्या होता था कि सिर्फ रेडियो पे, दैट इज़ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपके जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आते हैं। उससे पहले तो सिर्फ वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, या फिर अगर आप होटल्स या रेस्टोरेंट्स के बाद देखिए बोर्ड लगे रहते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिसमें सिंबॉलिक पब्लिसिटी होती है। तो अब आप नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या मार्केटिंग चैनल्स पे आप जा सकते हो, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इंटरनेट हो गया। यू कैन गो ऑनलाइन बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आपने एक नया मार्केट एक्सप्लोर किया है, तो आप उस मार्केट डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हो। सो दूसरी स्ट्रैटेजीज में हो सकती है कि आप नए मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को जो है उस पे आप फोकस कर सकते हो। एंटरिंग न्यू जोग्राफिक मार्केट्स, आप नए लोकेशंस पे जा सकते हो बाय मूविंग फ्रॉम लोकल टू रीजनल टू नेशनल एंड फाइनली इंटरनेशनल। तो आपकी जो रीच है आप उसको बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो लोकल से आप फिर आप जा सकते हो रीजनल पे, रीजनल से आप जा सकते हो नेशनल पे, नेशनल से फाइनली जा सकते हो इंटरनेशनल पे। दिस में रिक्वायर बिजनेस टू acquire न्यू कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग एक्सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें डी मार्ट की, तो डी मार्ट अगर आप जानते हो तो डी मार्ट इज़ अ सुपर मार्केट, जो कि एक साउथ इंडियन सुपर मार्केट चेन है। ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया में, बट नाउ इट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो इन लोगों ने जो है एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर कर नेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बना ली है। अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल ले ओंडोर का, ओंडोर इनिशियली स्टार्ट हुआ था भोपाल में, भोपाल से इट रीच टू इंदौर। अब इंदौर और भोपाल दोनों जगह पर है। नाउ इट इज़ प्लानिंग टू रीच अक्रॉस इंटायर एमपी एंड देन एट द नेशनल लेवल। ओके। सो इस हिसाब से आप चाहो तो अपने मार्केट्स को डेवलप कर सकते हो। सो कौन कौन सी तीन स्ट्रैटेजीज अपन ने यहाँ पे देखी। पहले तो अपन ने देखा कि आप टारगेट ऑडियंस या टारगेट जो कस्टमर्स हैं उनको आप बढ़ा सकते हो। दूसरा अपन ने देखा कि आप न्यू मार्केट्स या न्यू वेज को आप जो है फोकस कर सकते हो। तीसरा अपन ने देखा कि आप एक्सपैंड कर सकते हो एट द जोग्राफिकल मार्केट लोकेशंस। ठीक है। The strength of this option from the answers growth matrix is that it puts the pressure on the marketing and the sales functions of the business and leaves the operations and supply side to concentrate on what it does its best. तो यहाँ पर ज़्यादातर फोकस या ज़्यादातर प्रेशर किसके ऊपर होता है, मार्केटिंग और सेल्स डिवीजन के ऊपर। जो प्रोडक्शन डिवीजन है वो तो अपना वैसे भी काम कर ही रहा है, तो उनके ऊपर ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू कैप्चर अ न्यू मार्केट, तो प्रोडक्शन रेंज बढ़ानी पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादा फोकस पहले इनिशियली किसके ऊपर रहता है, प्रेशर किसके ऊपर रहता है, मार्केटिंग और सेल्स टीम के ऊपर। Some product development may be inevitable as there are few global products that don't make any concessions to local market needs. Success depends on being able to identify the best markets to develop which offer a genuine opportunity and where you have an effective competitive advantage. तो आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी उस बेस्ट मार्केट्स पर जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है और जो कि डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी एग्जिस्टेंस में है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स नोइंग विच मार्केट्स टू अवॉइड, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मार्केट अवॉइड करना है, बिकॉज दे आर टू डिफ़िकल्ट, टू डिफरेंट और रिस्क कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। क्योंकि ऐसे मार्केट्स बहुत ज़्यादा या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं परस्यू करने के लिए, या फिर उनमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है एग्जिस्ट नहीं करती। सो बेसिकली ऐसे मार्केट्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगेन, योर एक्शन टू एक्सपैंड योर मार्केट में अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स हु करंटली ओनली ट्रेड इन जोन्स वेयर यू डोंट। तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो कि अभी ऐसे जोन्स में ही डील अप कर रहे हैं जिसमें आप डील नहीं करते, तो दे हैव अ फेयर अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप अलग अलग मार्केट्स में जाना स्टार्ट कर देंगे तो उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, तो वो फिर अपना जो है कॉम्पिटिटिव एक्शन ले सकते हैं। ओके। देन वी हैव ऑप्शन 4 इन द आंसर्स ग्रोथ मैट्रिक्स, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पर दोनों ही चीज़ें नई होती हैं, प्रोडक्ट भी न्यू है एंड मार्केट भी न्यू है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, दिस ऑप्शन इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सिंस डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू
new customers. There are three levels of diversification. Diversification into related markets. While the customers and products are both new, there is a logic about the move that makes sense to the outside world. Fair diversification into unrelated markets using existing resources and capabilities. While the customers and products are different, they all rely on the existing strength of the business. Metal fabricators and plastic extrusion manufacturers are able to move across markets or produce custom designed products relatively easily because customers are buying access to the core competencies. तो यहाँ पे दो चीज़ें जो इन्होंने हमें बताई हैं, तीन है वैसे तो, इसमें से दो ये हैं कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है रिलेटेड मार्केट्स पे। रिलेटेड मार्केट्स पे आप कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, भले ही प्रोडक्ट्स और कस्टमर न्यू है लेकिन रिलेशन है कहीं ना कहीं मार्केट में, आप पहले से मार्केट को स्टडी कर चुके हो, आप जानते हो, और रिलेट करता है मार्केट आउटसाइड वर्ल्ड से भी, तो आप वहाँ पर एक्सपेंशन कर सकते हो। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है अनरिलेटेड मार्केट्स में, जिसमें आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है और बिजनेस है, उसको यूज़ करके आप डाइवर्सिफिकेशन कैरी आउट कर सकते हो। और तीसरी इसमें स्ट्रैटेजी क्या आती है, डाइवर्सिफाई इनटू अनरिलेटेड मार्केट्स व्हिच रिक्वायर न्यू रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, जहाँ पर नए रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपन ने ऊपर पढ़ा था एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, अब यहाँ पर आप न्यू रिसोर्सेज का यूज़ भी कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट रिस्की ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन आंसर्स ग्रोथ मेट्रिक्स एंड स्पेशली इफ इट रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। डाइवर्सिफिकेशन सबसे रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस्टेब्लिश्ड चीज़ नहीं है, दोनों ही चीज़ें नए हैं, मार्केट भी आपके लिए नया है, आपका प्रोडक्ट भी नया है, तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए बेसिकली इसको डेवलप करने के लिए आपको नए रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इट हैज़ इवन बीन रेफर टू एज अ सुसाइड सेल बिकॉज वेरी रिस्की, चांसेस आर लेस कि इससे आप प्रॉपर तरीके से उभर पाओ, इसलिए उसको नाम भी दिया गया है सुसाइड सेल। ओके। The big advantage of diversification is that while each move is risky, if it is successful, it reduces the overall risk of the business to factors outside of the control of the business like wider economic environment. Basically क्या होता है, अगर आप diversification proper तरीके से कर पाते हो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इफ़ यू आर एबल टू डू डाइवर्सिफिकेशन इन अ प्रॉपर मैनर, तो फिर इनिशियली तो ये रिस्की होता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें सक्सेसफुल होने लगते हो तब ओवरऑल रिस्क कम होने लगता है। बिकॉज सक्सेस कब होगी, जब आप पूरे के पूरे तरीके से डाइवर्सिफाई हो पाओगे, मार्केट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे, मार्केट में अपनी जगह बना पाओगे, कस्टमर्स को आप अपने कस्टमर्स विल बी एबल टू बिलीव यू, उनको भरोसा दिला पाओगे कि जो आपका प्रोडक्ट है इट इज़ अप टू द मार्क एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। जब आप ऐसी चीज़ें करने में सफल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तब जो है आपका ओवरऑल रिस्क कम हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको बाकी फैक्टर्स से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक आप वेल एस्टैब्लिश तरीके से मार्केट में डाइवर्सिफाई हो जाओगे। ओके, सो इट विल रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस टू फैक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, उनका भी जो है रिस्क कहीं ना कहीं कम हो जाता है, लाइक वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। It also makes the business much less seasonal and other swimwear for the summer, umbrellas for spring and autumn, and heavy overcoats for the winter. It may also help the business to move away from industries that are unattractive because they are super competitive and or in the long term decline to the fast growing new markets. तो basically डाइवर्सिफिकेशन के बाद बिजनेसेस को काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, क्या करना है, और साथ ही साथ आप ऐसे बिजनेस से भी जो अनअट्रैक्टिव बिजनेसेस या अनअट्रैक्टिव मार्केट्स होते हैं उनसे आप दूर हो सकते हो। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अनअट्रैक्टिव मार्केट्स, क्योंकि आपको काफ़ी जो है चीज़ों की समझ आने लगती है। Up how to use the answers matrix. There are two ways to use the answers matrix as a tool for brainstorming to help identify possible strategic options. यानी कौन कौन से strategic options हो सकते हैं, तो एक brainstorming tool की तरफ आप इसको use कर सकते हो, आपको अलग अलग strategies के बारे में पता चल सकता है। So just to make your thinking more wider and to get knowledge of the different strategies, you can use it as a brainstorming tool. इसके अलावा it can be used as a tool for assessing preferred strategic options to check for some kind of a balance. Preferred
strategic options to check for some kind of a balance. There aren't right or wrong answers, but you might be shocked to discover that all six growth strategies you intended to follow fall into the diversification box. वैसे तो सारी की सारी ही स्ट्रैटेजीज जो है वो डाइवर्सिफिकेशन से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि आप खुद सोच के देखें, अपन ने जितनी भी स्ट्रैटेजीज करी, दैट इज़ न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो इसमें भी आप जो है न्यू मार्केट में डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। फिर जो था एग्जिस्टिंग मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट, तो इसमें आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। फिर था आपका पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, जिसमें आप और अंदर जाना चाहते हो, तो उसमें आप अपने शेयर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। सो बेसिकली हर चीज़ जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ही एक्चुअली इंक्लूड होती है, बट स्टेजेस अलग अलग हैं उनकी डाइवर्सिफिकेशन की। ठीक है। Developments to the ANSOS matrix. The original matrix developed by ANSOS was a simple 2 by 2 matrix presented above, जिसमें अपन ने 4 strategies देखी थी. ANSOS later redefined the matrix into a 3-dimensional version which is placed below. बाद में इन्होंने इसको 3-dimensional version में include कर दिया, और ये यहाँ पर इन्होंने जो है नीचे इसको दिखाया है। तो यहाँ पर 3 by 3 मैट्रिक्स से हो जाएगा, यानी 3 into 3, दैट इज़ 9 चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ सकती हैं, 9 स्ट्रैटेजीज आ सकती हैं। कौन कौन सी हैं? अब यहाँ पर अपन देखिए, नया टारगेट ग्रुप इन्होंने ऐड कर दिया, न्यू मार्केट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, सिमिलरली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मॉडिफाइड प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो मार्केट पेनिट्रेशन अपन ने पढ़ा ही था। नया मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो मार्केट डेवलपमेंट अपन ने पढ़ा था, सो मार्केट एक्सपेंशन। फिर नया टारगेट ऑडियंस है, मतलब कस्टमर्स नए हैं, और बेसिकली यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो मार्केट डेवलपमेंट। सो यहाँ पर अपन न्यू मार्केट में आप मार्केट एक्सपेंशन बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, उन्होंने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया है मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट एक्सपेंशन के बीच में। उसके बाद मॉडिफाइड प्रोडक्ट आप लेकर आते हो, बट एग्जिस्टिंग मार्केट है तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन आ जाएगा। फिर नया मार्केट है और मॉडिफाइड प्रोडक्ट है तो लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और अगर नया टारगेट ऑडियंस है, यानी नया कस्टमर है और मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, तो पार्शियल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। फिर नया टारगेट ऑडियंस है, नया प्रोडक्ट है, तो पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन है। फिर नया मार्केट है और नया प्रोडक्ट है, मार्केट ही नया है और नया प्रोडक्ट है, तो पार्शियल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट है और नया प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेसिकली उन्हीं को ही उन्होंने तोड़कर अलग अलग पार्ट्स में दिखा दिया है, पर जो मेन स्ट्रैटेजीज हैं वो सेम ही है। ठीक है। Others have turned the matrix from 2 into 3 into 3 by introducing middle categories for expanded markets and modified products to give more flexibility to the tool. This allows shading from a little different to a very different. तो ये था बेसिकली अपना आंसर्स मैट्रिक्स। काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही काफ़ी चीज़ें जो है अपन ने डिस्कस करी हैं। इसके बाद जो अगला मैट्रिक्स स्ट्रैटेजी आती है, दैट इज़ द एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स में क्या है? एडीएल का मतलब है आर्थर डी लिटिल, that constitutes your ADL matrix. So Arthur D. Little provides with the ADL matrix that is a portfolio management method based on thought of the product life cycle. So PLC, that is product life cycle. Product life cycle का मतलब होता है प्रोडक्ट का पूरा लाइफ कैसा रहा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनेशन टू इट्स एंड। जब प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, कब तक रहा, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा, कब तक पीक पर पहुंचा, कब डिक्लाइन शुरू हुआ, और कब जाकर आपने प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लिया मार्केट से। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये कहलाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये जो मैट्रिक्स है एडीएल मैट्रिक्स, इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेथड की तरह इसको निकाला, जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थॉट पर डिपेंडेंट था। अब मैंने आपको समझाया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, तो इसी लाइफ साइकिल पर ही ये मैट्रिक्स डिपेंडेंट है। द एडीएल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डायमेंशंस ऑफ एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट, यानी आपका एनवायरमेंट कैसा है और आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ कैसी है, इन दोनों चीज़ों का असेसमेंट इसमें आएगा। ये स्टार्टिंग की लाइंस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इनको। The environmental assessment approaches to the industry maturity, whereas business strength assessment leads to competitive position. But obviously जब आप environmental असेसमेंट पे ध्यान दोगे तो आप इंडस्ट्री एज अ होल को स्टडी करोगे, तो इंडस्ट्री मैच्योरिटी। लेकिन जब आप बिजनेस स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे तब कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने में फोकस करोगे। In determining both assessments, the matrix helps out the firms in analyzing their business role in the marketplace as per Porter in 2008.
तो ये है ADL मैट्रिक्स, जस्ट लुक एट द मैट्रिक्स, और इसमें इन्होंने अलग अलग जो है स्टेजेस यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेज के बारे में कहा गया है, विच इज़ सिमिलर टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या होता है, जब ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, एकदम जब लाइफ शुरू ही होती है उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। सो एकदम जब स्टार्ट हुआ है, इसका डेवलपमेंट चल रहा है या इवन थॉट में है, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आती हैं। ठीक है। फिर आता है ग्रोथ, जब ये बढ़ना स्टार्ट होता है। फिर आता है मैच्योरिटी, यानी ये यहाँ पर आकर पीक पर पहुँचता है, मैच्योर हो जाता है। एंड उसके बाद आती है एजिंग, जब ये ओल्ड होने लगता है। ठीक है, तो ये इनके इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं। ये ही PLC में भी स्टेजेस होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज जब बिल्कुल स्टार्ट होता है, फिर ग्रो होता है, फिर मैच्योर होता है, पीक तक पहुँचता है, और फिर उसकी एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो बेसिकली यही सारे स्टेजेस इंडस्ट्री लाइफ साइकिल पर भी इंक्लूड करे गए हैं। और फिर हम कॉम्परेटिव पोजीशंस की बात करें तो कौन कौन सी है। डोमिनेंट पोजीशन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, देन यू हैव स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस से थोड़ी नीचे होती है, देन यू हैव फेवरेबल पोजीशन मतलब मीडियोकर, देन यू हैव टेनेबल पोजीशन मतलब इसमें आप आगे बढ़ सकते हो, टेनेबल पोजीशन है। फिर मीडियोकर से कम बट यू कैन रीच मीडियोकर, एंड देन फ्रॉम मीडियोकर यू कैन रीच टू स्ट्रॉन्ग। एंड फिर आती है वीक पोजीशन, दैट इज़ अभी तक ये जो है वीक में ही है, मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन में ही है, वीक पोजीशन है, कभी भी बाहर हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप जो ये पोजीशंस है, ये अलग अलग पोजीशंस आपको दी गई है, और यहाँ पर अलग अलग लाइफ साइकिल के स्टेजेस भी आपको दिए गए हैं। अब कौन सी लाइफ साइकिल स्टेज किस आपके पोजीशन से करस्पॉन्ड करती है, तो उसमें आप क्या करना चाहिए आपको, वो इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है। अब अपन एक एक करके डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। ठीक है। What we can do next is we can do one by one mapping of the industry life cycle stage and competitive position, और अपन ये देख सकते हैं कि one by one mapping से अपने लिए क्या strategy जो है इसके अंदर suggest की गई है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस दिए हुए हैं, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, मैच्योर एंड एजिंग, और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है दैट इज़ वीक, टेनेबल, फेवरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट। सो व्हाट वी कैन डू इज़ डू वन बाय वन मैपिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्ब्रियोनिक हो गया एंड यू हैव डोमिनेंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यू आर बॉर्न बट यू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन। सो आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या सजेस्ट की जा रही है यहाँ पर, ऑल आउट पुश फॉर शेयर एंड होल्ड द पोजीशन। दैट इज़ आपको कोशिश करनी है कि आप पूरा का पूरा अपना जो है एफर्ट लगा दें इन ऑर्डर टू हैव योर शेयर इन द मार्केट। जो आपका ऑलरेडी डोमिनेंट पोजीशन है, यू हैव टू पुट इन एफर्ट सो दैट यू कैन होल्ड दैट शेयर। एंड सिंस आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तो यू विल हैव टू टेक मोर एफर्ट्स बिकॉज अभी जस्ट आप बॉर्न हुए हो। सो यू हैव टू टेक मोर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट शेयर। अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, दैट इज़ ग्रोथ, दैट इज़ यू आर ग्रोइंग बट यू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन। सो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट यू नीड टू होल्ड योर पोजीशन एंड होल्ड द शेयर। उसके बाद अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, कि आप मैच्योर हो रहे हो बट यू आर स्टिल डोमिनेंट, तो इसमें आपको कोशिश करनी है दैट यू होल्ड दैट पोजीशन एंड ग्रो विद द इंडस्ट्री। एंड अगर अपन एजिंग की बात करें, दैट यू आर इन योर एजिंग स्टेजेस, जिसमें एक आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है कि आप कभी भी अपनी पोजीशन से बाहर हो सकते हो बट यू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन। तो यहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए सिर्फ दैट यू हैव टू होल्ड द पोजीशन। ठीक है। बेसिकली अगर अपन देखें जाए तो हम डोमिनेंट पोजीशन की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हर केस में अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना ज़रूरी है बिकॉज यू आर हैविंग अ डोमिनेंट पोजीशन। अब अगर अपन नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, और हम कंपेयर करें एम्ब्रियोनिक स्टेज के साथ, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो बट यू आर स्टिल एट एम्ब्रियोनिक लेवल ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यू हैव टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव योर पोजीशन। ऑल आउट पुश फॉर द शेयर, ऑल आउट पुश का मतलब होता है कि आप सबको बाहर निकालने की कोशिश करो। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर पोजीशन, तो यहाँ पर आपको ऊपर जाने की कोशिश करनी है, यानी यू हैव टू बी डोमिनेंट बिकॉज आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो। अगर यहाँ पर अगर लोगों ने आपको, बाकी कॉम्पिटिटर्स ने अगर आपको पुश आउट करने की कोशिश करी और आप पुश आउट हो गए बिकॉज यू आर एट योर एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो आप अपनी पोजीशन लूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट्स डालते रहना है कि आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन से डोमिनेंट पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करो। ठीक है।
देन यू हैव ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशन, आप ग्रोइंग स्टेज में हो एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, तो यहाँ पर भी आपको अटेम्प्ट करना है टू इम्प्रूव योर पोजिशन एंड पुश फॉर द शेयर. Now you are at the mature stage and you are also having a strong position, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है, you have to hold your position and grow with the industry. आप जब ग्रो हो जाओगे इंडस्ट्री के साथ तो बाद में ग्रो होने के बाद what you can do is you can move to the dominant position after growing. Then you have aging and the strong position. In this you have to hold your position or harvest, क्योंकि आप already aging stage में हो. Now that you are at the aging stage, much chances are that you will be phased out of the industry. तो यहाँ पर आपको या तो आप अपनी position hold करके रखें या फिर जितना आपने अपनी position कमाई है अब तक, जो भी आपने अपने efforts डाल के अभी तक benefits लिए हैं, आप उनको harvest करना start कर दें. So what you can do is you can either hold your position or harvest it. ठीक है. तो इसी तरीके से what I want you to do is do one by one mapping of the competitive position and industry life cycle and interpret your results कि आपके हिसाब से क्या जो है इसमें suitable position हो सकती है या suitable strategy हो सकती है, and compare to what they are suggesting, and then I want you to analyze कि उन लोगों ने जो suggest किया है वो किस तरीके से यहाँ पर fit बैठता है. In case you have any kind of problems or any kind of questions, you are most welcome to ask me. Okay. सो लेट अस रीड दिस कि इसके बारे में क्या कहा गया है. इंडस्ट्री मैच्योरिटी और द लाइफ साइकिल स्टेज, दिस इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट इज़ पीएलसी, जो कि आप आगे आकर भी पढ़ेंगे. सो इन एडीएल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंडस्ट्री मैच्योरिटी इज़ वेरी क्लोज टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इट कुड बी रीनेम्ड एज द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल. Though with the industry segments are also considered, industry maturity is classified in four following divisions, that is embryonic, ये सबसे पहला होता है, मतलब this is the premature stage. It involves the introduction stage by following a rapid market growth, no or little competition, high prices and investment in new technology. सब कुछ अभी नया नया होता है तो कोई rapid market growth जो है इसके बाद हो सकती है, लेकिन इस स्टेज पर ज़्यादातर कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, हाई प्राइसेस हो सकती हैं और इन्वेस्टमेंट भी हाई होते हैं. देन यू हैव ग्रोथ. इन दिस स्टेज मार्केट इज स्ट्रेंथनिंग, इस स्टेज में मार्केट आपका स्ट्रेंथन करने लगता है, बढ़ने लगता है एज द सेल्स इंक्रीजेस. फ्यू कॉम्पिटिटर्स मेक एन अपीयरेंस एंड कंपनी अचीव्स एक्सीलेंस इन ब्रिंगिंग अप अ न्यू प्रोडक्ट. इसके बाद आती है आपकी मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी स्टेज, द मार्केट इज कम्प्लीटली स्टेबल with well established base of customers and market shares are also stable. Customers are making repeated orders, but with a lot of competitors, the company has to make efforts in differentiating their products from the competitors. तो बेसिकली इस स्टेज में क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज में यहाँ पर मार्केट कम्प्लीटली स्टेबल होगा, वेल इस्टेब्लिश बेस होगा कस्टमर्स का, मार्केट शेयर भी स्टेबल रहेगा. कस्टमर्स जो है रिपीटेड ऑर्डर्स करने के लिए, मतलब दे विल बी विलिंग टू मेक रिपीटेड ऑर्डर्स विद अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. तो यहाँ पर जो होगा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हो, आप कैसे अलग माने जा सकते हो अपने प्रोडक्ट रेंज में. सो यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स ओवर हियर इन दिस स्टेज कि आप किस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हो. देन यू हैव द एजिंग स्टेज विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द मार्केट इन विच द मार्केट वॉल्यूम श्रिंक्स एज द डिमांड डिक्लाइंस. Snatching market shares from the competitors becomes difficult क्योंकि आप एजिंग स्टेज में हो. Then the company requires innovating and modifying the product or to make an exit. तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करो, नए प्रोडक्ट को लेकर आओ, या फिर उसी प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से रीलॉन्च करो. और व्हाट यू कैन डू इज सिंपली मेक एन एग्जिट, कि जितना भी आपने अभी तक बेनिफिट्स लिए हैं उनको हार्वेस्ट करके यू मेक एन exit. The assessments of the industry life cycle are based on the facts like business, market share, investment profitability and cash flow. इन सब चीज़ों से डिटरमाइन होता है आपका लाइफ साइकिल. कौन कौन से फैक्ट्स हैं, बिजनेस, मार्केट शेयर, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो. Then you have the competitive position. Competitive position is derived from different segments. It is derived from different segments in which strategic business unit operates. तो अलग अलग segments में जहाँ पर आप operate कर रहे हो उस तरीके से competitive position जो है determine करी जाती है, जो अपन ने ऊपर metrics में भी देखी थी. dominant position है, weak position है, तो वो सारे के सारे competitive position different segment wise decide होती हैं. Okay, it is more
focused on organization's competitive position which involves the strong strength of the product. तो आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पोजीशन कैसी है, एंड द डिस्पर्स जोग्राफिकल फैक्टर्स which means that it works in the area of the product and place. कॉम्पिटिटिव पोजीशन कंप्राइजेज ऑफ 5 कैटेगरीज, यहाँ पर 5 कैटेगरीज होती हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशंस में। और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहली कैटेगरी है डोमिनेंट, विच इज़ अ रेयर फिनोमिनन। ये एक रेयर फिनोमिनन होता है एज इट इज़ नियर मोनोपोली सिचुएशन। नियर मोनोपोली सिचुएशन का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। तो यहाँ पर इट अपीयर्स in results of innovative out of the box product or technology and is introduced in the market by a very strong brand. तो यहाँ पर नॉर्मली सिर्फ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ही इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज डोमिनेंट पोजीशन होना एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन कहलाती है। डोमिनेंट पोजीशन होने के लिए भी आपका जो आइडिया है वो एक्सट्रीमली इनोवेटिव होना चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। Then you have the strong position where the market share is higher as the position of the company is comparably powerful although the competitors are working aggressively. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एग्जिस्ट करती है, मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी हाई होता है क्योंकि कंपनी की जो पोजीशन है वो कंपेरेटिवली और कंपेरेबली पावरफुल होती है, जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपके साथ अग्रेसिवली काम करते हैं क्योंकि वो भी अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इसका मतलब क्या है? आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। Then you have favorable position. Company has a strong edge in certain limited segments of its competitive strengths. Strength of the product and geographical advantages are taken into consideration at this stage and need to be constantly protected. तो यहाँ पे क्या होगा? कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग एज चाहिए, कुछ सर्टन सेगमेंट्स हैं फेवरेबल जो कि कहलाते हैं यहाँ पर आपके लिए लिमिटेड सेगमेंट्स में आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो काम आती है क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एज है कुछ सेगमेंट्स में। तो यहाँ पर आपकी फेवरेबल पोजीशन है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट एंड जोग्राफिकल एडवांटेजेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ एंड साथ ही साथ जो जोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है इन ऑर्डर टू इवेल्युएट दिस पोजिशन। और यहाँ पर इस पोजीशन को भी आपको जो है कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करते हुए चलना पड़ता है। आपको कोशिश करनी है कि इसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी रीच अप करना है। Then you have the tenable position where the company keeps strong position in small niche, specific geographical locations or very focused product differences. The force of competitors strengthens and causes difficulties for the company. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी को अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखनी है। टेनेबल पोजीशन है, टेनेबल पोजीशन का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे छोटे लोकेशंस पर या कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और फोकस जो है आपको प्रोडक्ट डिफरेंसेस वहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपको डिफ़िकल्टीज भी प्रोवाइड कर सकती है बिकॉज इट इज़ अ टेनेबल पोजीशन। आपको टेनेबल पोजीशन से फेवरेबल और फिर फेवरेबल से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर बहुत ही आपकी कह सकते हैं हिंदी में कि बहुत ही कच्ची सी पोजीशन है कि कभी भी टूट सकती है। सो बेसिकली यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द एग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स इन दिस स्टेज एज वेल। Then the last stage you have is the weak, where the profitability is not satisfactory, making position of the company unattractive। क्योंकि आप बहुत ही वीक पोजीशन में हो, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग पे होता है, जो जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप अपनी पोजीशन को जो है एनहांस कर सकते हो और फेवरेबल बना सकते हो, बट यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी बिल्कुल ही अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होती है और प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइनिंग स्टेज पर होती है। ठीक है, तो इसको अगर याद रखना हो प्रॉपर तरीके से तो कंपेयर योरसेल्फ कि आपकी वर्किंग पोजीशन अभी क्या है, प्रिपरेशन कितनी है एज़ कम्पेयर टू द टाइम इन योर एग्जामिनेशन। ओके, then how to use the ADL matrix. Following are the steps that are involved in using the ADL matrix. Identify the industry maturity category, कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो, इंडस्ट्री मैच्योरिटी की लाइफ साइकिल पे आप कौन सी उसमें फॉल हो रहे हो। देन डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपकी क्या है। दोनों को डिटरमाइन करने के बाद जो प्लॉट आप करोगे उसके अंदर जो आपका मैट्रिक्स है उसके अंदर फिर आपको वो सजेस्टेड स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, जैसे कि अपन ने पहले भी किया था। अपन यहाँ पे देख ही रहे थे कि कौन सी पोजीशन आपकी है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एट द ग्रोथ पोजीशन इन द लाइफ साइकिल एंड योर कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग, तो आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे सजेस्ट होती है, वो है ये, दैट इज़ अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द पोजीशन एंड पुश फॉर द
शेयर। तो बेसिकली आपको अपने आप को एनालाइज़ करना है कि इस स्टेज में आप कहाँ हो और पोजीशन आपकी कितनी है। तो आप बेसिकली कैसे वर्कआउट कर सकते हो, आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू वर्क आउट ऑन द ADL मैट्रिक्स। ओके, चलिए, सो लेट अस स्टॉप टिल हियर इन दिस वीडियो। ऑल आई वांट यू टू डू इज़ कीप रिवाइजिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। अपन जल्दी ही इसके क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ द GE मैकेंजी मैट्रिक्स, जिसके अंदर अपन को GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक का जो मैकेंजी मैट्रिक्स आया था उसके बारे में अपन को करना है, ठीक है।